एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं इस 2014 के पेपर के, और इसमें हम 21 से लेके 27 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे 21st क्वेश्चन है सामने। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। गिव द नेम ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। यही नाम होगा, आपको ये याद रखना है। उसके बाद 22nd क्वेश्चन है, नाभि के विखंडन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? देखो, जब कोई एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसको तो कहेंगे नाभि के विखंडन, और जब दो हल्के नाभिकों से एक भारी नाभिक बनता है उसको कहते हैं नाभि के संलयन। तो इसमें नाभि के विखंडन पूछा है। जब एक भारी नाभिक अभिक्रिया के समय हल्के नाभिक में टूटता है तो इस घटना को नाभि के विखंडन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। इसका इतना ही होगा, बस एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद है 23rd क्वेश्चन है, पुष्पीय अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। इसमें आपको डायग्राम बनाना है, और आपको पता है ये बार बार आते हैं डायग्राम, और फ्लावर का तो बिल्कुल फेवरेट है, बोर्ड वालों का ज़रूर आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आता, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद है 24th क्वेश्चन, पुनरुद्भवन दैट मीन्स पुनर्जनन मुकुलन से किस प्रकार भिन्न है। हाउ डज रिजेनरेशन डिफर्स फ्रॉम बडिंग। आपको डिफरेंस बताना है रिजेनरेशन और बडिंग में, पुनरुद्भवन और मुकुलन में। देखो, जो पुनरुद्भवन होता है, क्या होता है कि अगर कोई जीव है उसकी किसी वजह से कई सारे टुकड़े टुकड़े हो गए तो उसका हर एक जो टुकड़ा होता है वो एक नया जीव बन जाता है। जबकि मुकुलन में क्या होता है कि जो जीव होता है उसके शरीर पे एक उभार निकल के आता है, मुकुल निकल के आता है, और फिर जो उभार होता है वो वृद्धि करके नए जीव में बदल जाता है, और फिर पूरी तरह विकसित होकर अलग जीव बन जाता है। तो पुनरुद्भवन में किसी जीव के शत विकसित टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। उनकी बॉडी इस तरह की होती है कि वो अपने जो टुकड़े अलग अलग टुकड़े से नया जीव बना सकते हैं। जबकि मुकुलन की प्रक्रिया में कुछ जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। ये उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है, जैसे कि हाइड्रा, ठीक है। तो रिजेनरेशन क्या होगा? मैनी फुली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। अपने बॉडी पार्ट से वो नए इंडिविजुअल्स को बना सकते हैं। दैट इज if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow up into separate individuals. उनके सारे pieces अलग अलग separate individuals बन जाते हैं। जबकि बडिंग में क्या होता है? in some organisms a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. किसी एक स्पेसिफिक साइट पे एक जो बर्ड होती है वो डेवलप हो जाती है। These bud develops into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new independent individuals. Example, hydra. That means उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की किसी स्पेसिफिक साइट पे बर्ड डेवलप हो जाती है, और जब वो डेवलप हो जाती है तो अपने पेरेंट जो बॉडी होती है उससे अलग होके एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाती है, जैसे कि हाइड्रा में होता है। इसके बाद है 25th क्वेश्चन, ओजोन क्या है तथा ये किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। व्हाट इज ओजोन, हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। देखो, ओजोन एक गैस होती है, इसका फॉर्मूला होता है O3। ओजोन O3 के ओजोन यानी O3 उसके जो अणु होते हैं वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। आपने देखा होगा ऑक्सीजन जो गैस होती है उसको हम O2 लिखते हैं, जबकि ओजोन गैस को O3 लिखते हैं, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ओजोन एक घातक विष है, बहुत खतरनाक होती है ये, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में यह एक आवश्यक कार्य संपादित करती है। क्या काम होता है? देखो, ओजोन का कि जो सूरज होता है, सनलाइट आती है जो, उससे बहुत सारी हानिकारक किरणें भी आती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। तो जो ओजोन की लेयर है ना, ये उन किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ये पराबैंगनी विकिरणें जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण के लिए ये गैसें मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती हैं। इनकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। अब पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, तो उसकी वजह से खतरा है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं पृथ्वी पे ज़्यादा मात्रा में आएंगी और उससे कैंसर, स्किन कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ेंगी।
ओजोन दैट मीन्स O3 इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम से बना है ये। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, बहुत खतरनाक पॉइजन है ये, बिल्कुल जानलेवा है। हाउएवर एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एन इसेंशियल फंक्शन। एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊपर इसका काफ़ी ज़रूरी फंक्शन है, इसेंशियल फंक्शन है। और क्या फंक्शन है वो? इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट, जिनको यूवी बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से अर्थ को ये शील्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है। दिस रेडिएशंस हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स, ये जो रेडिएशन होती है ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, ऐसा माना जाता है कि इनसे ह्यूमन बींग्स में, मनुष्यों में स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो ये था ओजोन क्या है और इसका किसी इकोसिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद इसके अंदर ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, यानी कि मार डालें। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल। देखो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, हमने जो जब वो पढ़ा था इकोसिस्टम पारितंत्र पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था उसमें कि सबसे पहले होते हैं पौधे, जिन्हें उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर। उसके बाद पौधों को खाने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं, या कोई भी जीव जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, उनको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वालों को कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। फिर द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वालों को कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। फिर जब इन सब की डेथ हो जाती है, कंज्यूमर्स की और प्रोड्यूसर की, तो इनके जो जो वो होता है डेड और बॉडी होती है, उस पर जो फीड करते हैं उनको कहते हैं डिकम्पोजर, यानी अपघटक। तो ये जो क्या हुए, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सब क्या, यानी उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, ये सब क्या है, पोषी स्तर हैं, ट्रॉफिक लेवल हैं। तो अगर इनमें से बीच में से किसी एक भी ट्रॉफिक लेवल को हटा दो, सपोज करो जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता हैं, हमने उनको सबको हटा दिया इकोसिस्टम में से, तो तब क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर ये फ़र्क पड़ेगा कि जो उससे ऊपर का पोषी स्तर है, वहाँ पे तो वो क्या है, जो जीवों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें खाने को ही नहीं मिलेगा। अब जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो प्राइमरी कंज्यूमर को ही तो खाते हैं, तो जब प्राइमरी कंज्यूमर ही नहीं होंगे तो उनमें कमी आ जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर में भी, क्योंकि उनको भोजन ही नहीं मिल पाएगा। और जबकि जो उनसे नीचे का पोषी स्तर है, नीचे जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, फिर जब उनको खाने वाला नहीं कोई होगा, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा पूरे का पूरा इकोसिस्टम, यानी कि पूरे का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है जो वो गड़बड़ा जाएगा, उस सबका बैलेंस बिगड़ जाएगा। If we kill all the organisms in one trophic level, it will lead to an increase in the number of organisms at the lower trophic level and decrease in the number of organisms at the higher trophic level. अगर हम किसी इकोसिस्टम की एक ट्रॉफिक लेवल को पूरा हटा दें, उसको किल कर दें, तो जो उससे नीचे का ट्रॉफिक लेवल है, वहाँ पे तो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उनको कोई खाने वाला ही नहीं बचेगा। और जो उससे ऊपर का ट्रॉफिक लेवल है, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका फिर फूड ही नहीं बचेगा, वो किसको खाएंगे। तो जिससे क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन डिसरप्शन इन द फूड वेब एंड हेंस द इकोसिस्टम। इससे पूरे का पूरा जो फूड वेब है और इकोसिस्टम है, सब डिस्टर्ब हो जाएगा, सबका बैलेंस खराब हो जाएगा। उसके बाद है 26 क्वेश्चन, व्हाट इज़ गुड फ्यूल, एक्सप्लेन ब्रीफली। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, संक्षेप में समझाइए। बहुत सिंपल है, आप इसको खुद से लिख सकते हैं। अच्छा फ्यूल हम किसको बोलेंगे, जिसके जलने पर प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा प्राप्त हो। प्रति एकांक का मतलब है कि सपोज आपने कितना भी लिया, सपोज आपने 1 किलोग्राम लिया है, कोई फ्यूल है, ईंधन है, तो उसको यानी कम ईंधन से आपको ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो, जो जलाने पर न्यूनतम धुआं उत्पन्न करे, जो आसानी से उपलब्ध हो। उससे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, हीट ज़्यादा मिले, पॉल्यूशन ना हो और आसानी से उपलब्ध हो। द गुड फ्यूल इज़ द फ्यूल विच ऑन बर्निंग गिव्स मोर हीट पर यूनिट मास। पर यूनिट मास जो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करे, जो मिनिमम स्मोक जनरेट करे जब उसको जलाया जाए, और विच इज़ रेडली अवेलेबल, जो आसानी से अवेलेबल हो, अफोर्डेबल भी हो, ऐसे फ्यूल को हम गुड फ्यूल बोलेंगे। उसके बाद है 27 क्वेश्चन, मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए और उसमें निम्नांकित को दर्शाइए। ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड शो फॉलोइंग। आपको इसमें भी डायग्राम बनाना है, उसमें शो करना है लंग्स को, ट्रैकिया को और डायफ्राम को, फुफ्फुस, श्वास नली, डायफ्राम को शो करना है इसमें। वैसे मुझे एक बात लगती है कि जो 2014 का पेपर है वो काफ़ी ईजी पेपर है, बहुत ही ईजी है, और उससे पहले भी 2014 के बाद ये जो पेपर हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया है बोर्ड ने। इसमें 27 क्वेश्चन तक ही हैं, इसके बाद के क्वेश्चन जो 28 और 29, 30 क्वेश्चन उनको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।
आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।